हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो गेट के बायोटेक्नोलॉजी के इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं, वो क्वेश्चन इस वीडियो में अपलोड करूँगी। पार्ट 1 पहले से ही अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे 2017 के। आज हम उसके 18, 20, 21 एंड 22 के क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो नंबरिंग दी गई है मैंने, वो नंबरिंग क्वेश्चन पेपर में जिस नंबर से वो क्वेश्चन आया था मैंने वैसे ही उठाया है, इसीलिए नंबरिंग क्वेश्चन के हिसाब से नहीं दी गई है। नहीं तो आप कहेंगे क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन 32 कैसे आया, तो वो क्वेश्चन पेपर में जिस नंबर से वो क्वेश्चन था वही नंबर मैंने यहाँ पे लिया है, तो आपको फाइंड आउट करने में ईजी होगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। सो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। सो द लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस ऑफ रैपिड IgG with the enzyme pepsin generated two antibody binding region and Fc fragment. Limited proteolysis of rapid IgG with enzyme papin generated single bivalent antigen binding fragment and peptide fragment. A Fc fragment of IgG can self-associated and crystalline with latex, and the Fa2 fragment of IgG is composed of both light chain and heavy chain. सो यहाँ पे कोई दो स्टेटमेंट यहाँ पे राइट होंगे, ऐसा कॉम्बिनेशंस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, इसलिए हमें देखना है कि एग्जैक्टली कौन से दो स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जब एंटीबॉडी इन एंजाइम्स के साथ डिग्रेड होती है, दैट इज़ पेप्सिन एंड पैपिन, सो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो वो पहले हम देखेंगे। इसके बाद वापस से इस क्वेश्चन पे आएंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए तो दैट इज़ इम्यूनोग्लोबिन, दैट इज़ IgG। इस IgG को हम जब पेप्सिन या फिर पैपिन के साथ डिग्रेड करते हैं तो अलग अलग फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं। अगर हम देखें, हमने पेप्सिन के साथ यहाँ पे डिग्रेड किया, तो पेप्सिन के साथ डिग्रेड करने के बाद जो लाइट रीजन जो ऊपर का रीजन है, दैट इज़ फैब रीजन, तो फैब रीजन एक दूसरे के साथ जॉइंट ही रहते हैं। यहाँ से ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे लिखा है Fa2 रीजन और नीचे का जो है वो है Fc रीजन। ये दोनों रीजन फॉर्म होते हैं। अगर यही चीज़ हमने पैपिन से कर दी तो फैब रीजन्स जो है वो अलग हो जाते हैं, दैट इज़ 2 फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं फैब रीजन के और एक Fc फ्रैगमेंट बन जाता है। याद कैसे रखे, तो आपने बचपन में पेप्सी खाई है, तो पेप्सी जब खाते थे और नीचे का बच जाता था, मतलब ऐसी पेप्सी खाते थे ऊपर का ख़त्म हो जाता था, उन पेप्सी को ही ऐसे मोड़ के खाते थे, राइट, पेप्सी को ऐसे मोड़ देते थे। तो जब इसे हम याद रखेंगे कि जब हम पेप्सिन से उसे कट करते हैं तो बीच में से कट नहीं होता है, एक दूसरे के साथ वो अटक जाता है या फिर अटक के रहता है। इसे हम जब हम पेप्सिन से कट करते हैं तो, और जो बाकी रहेगा दैट इज़ पैपिन। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह से याद रखती थी कि पेप्सिन से जब हम कट करेंगे तो पेप्सी जैसे, पेप्सी हम बचपन में खाते थे तो ऊपर ऊपर करके खाते थे और नीचे का बाकी रह जाता था, तो हम इसे फोल्ड कर देते थे। सो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे कि पेप्सिन से कट करेंगे तो फैब के 2 फ्रैगमेंट्स एक दूसरे से अटैच रहेंगे, इसलिए हम Fab2 कहेंगे और एक Fc रीजन हमें मिल जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। सो जब हम पेप्सिन से कट कर रहे थे तो हमें फैब का 2 फ्रैगमेंट्स मिल रहे थे। सो यहाँ पे क्या क्या है, तो जब हम पैपिन से कट कर रहे हैं तो सिंगल बाइवैलेंट एंटीजन फ्रैगमेंट यहाँ पे लिखा है, इसलिए सेकेंड जो स्टेटमेंट दिया है वो रॉन्ग है, क्योंकि जब हम पैपिन से कट कर रहे थे तो हमें फैब के 2 अलग अलग फ्रैगमेंट मिल रहे थे, सिंगल बाइवैलेंट नहीं मिल रहा था, इसीलिए क्यू स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। सो क्यू अगर रॉन्ग हो जाता है तो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। इससे ये निकल के आ रहा है कि आर स्टेटमेंट सही है,
right? So Fc fragment of Ig is self associated and crystalline into latex. ये self associate हो सकता है और crystalline form करता है, ठीक है. So that is the Q statement is right. अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि R स्टेटमेंट राइट, सॉरी S स्टेटमेंट राइट है या P स्टेटमेंट राइट है. तो अगर हम देखें तो पेप्सिन से जब हम क्रिएट करते हैं तो 2 एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन फैब एंड एफसी रीजन. सो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जब हम पेप्सिन से कट करते हैं तो हमें सिंगल बाइवैलेंट स्ट्रक्चर मिलता है. दैट इज़ नॉट अ टू, दैट इज़ फैब के 2 एंटीजन बाइंडिंग रीजन नहीं मिलते, एक ही मिलता है, दैट इज़ सिंगल बाइवैलेंट करके. सो पी स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है. सो पी अगर रॉन्ग है तो पी स्टेटमेंट भी गलत हो गया. इसका मतलब सी स्टेटमेंट, दैट इज़, और इसका आंसर हो जाएगा सी. हम इस स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं कि Fa2 फ्रैगमेंट ऑफ IgG इज़ कम्पोज्ड ऑफ बोथ लाइट एंड हेवी चेन. ऑफ कोर्स वो बोथ लाइट एंड हेवी चेन का बना होता है, मैं आपको दिखाती हूँ. सो यहाँ पे क्या बोला है कि जो Fa2 रीजन है वो लाइट एंड हेवी चेन दोनों से बना होता है. दिस इज़ अ हेवी चेन जो इससे अटैच होती है, वो अगर टूट गई तो नॉर्मली यहाँ पे देखेंगे तो हेवी चेन का पार्ट है और ये बाकी दूसरा जो है वो लाइट चेन का पार्ट है. ये Fa2 जो फ्रैगमेंट है ऑफ IgG इज़ कम्पोज्ड ऑफ बोथ लाइट एंड हेवी चेन, ये करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा R and S. सो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement is true regarding the processing and presentation of protein antigen? So protein antigen को presentation करने में और processing करने में नीचे दिए गए कौन सा statement correct है? MSC1 एंड MSC2 ये दोनों पाथवे होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, और ये भी बताया कि MSC इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल एक क्वेश्चन बनता ही है, राइट. अगर हमने देखा है कि MSC1 एंड MSC2 ये दोनों पाथवे हैं, इनके कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं. इन क्लास 2 पाथवे प्रोटीन एंटीजन इन अ साइटोसोलर प्रोसेस बाय प्रोटियोसोम. इन अ क्लास 1 extracellular protein antigen are endocytosis into vesicle and processed. In class 1 MSC molecule transported associated antigen processing, that is a TAP protein is required for translocating process peptide generated into the cytosol. An invariant peptide in ER is involved in transport of peptides and loading in class 1 molecule. सो यहाँ पे इन सारे स्टेटमेंट में से सिर्फ एक स्टेटमेंट ही करेक्ट है. तो पहले क्लास 1 एंड क्लास 2 का एक ओवरऑल पाथवे कैसा है वो हम देखते हैं, फिर हम यहाँ पे आएंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 पाथवेज दिए गए हैं, दैट इज़ क्लास 1 का पाथवे एंड क्लास 2 MSC का पाथवे. अगर हम क्लास 2 का MSC का पाथवे देखें तो क्लास 2 MSC में एंटीजन बाहर से आता है, फिर बाहर से वेसिकल्स के थ्रू क्या किया जाता है, उस पर प्रोसेसिंग किया जाता है, राइट. प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या किया जाता है, जब से इनवेरिएंट चेन, जो इनवेरिएंट चेन क्लास 1 क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल पे अटैच होती है, क्योंकि बाकी कोई उस MSC पर अटैच ना हो, इसके बाद वो इनवेरिएंट चेन निकल जाती है और वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट करके फिर सेल के बाहर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है फॉर CD4 से, राइट. जब हम क्लास 1 के बारे में देखते हैं तो क्लास 1 में कोई बाहर से एंटीजन नहीं आता, सेल के अंदर ही एंटीजन होता है, दैट इज़ प्रोटीन. उस प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोसोम, इसलिए क्लास 1 में प्रोटियोसोम का यूज़ होता है. प्रोटियोसोम के डिग्रेड करने के बाद स्पेसिफिक साइज़ का पेप्टाइड क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट कर दिया जाता है क्लास 1 मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ टैप. उसके बाद वो पर्टिकुलर MSC1 मॉलिक्यूल अलॉन्ग विथ पेप्टाइड वेसिकल के थ्रू बाहर क्या कर दिया जाता है, सेल के बाहर या फिर सेल सरफेस पे क्या कर दिया जाता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है और CD8 सेल. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यह याद रखना है कि क्लास 1 में प्रोटियोसोम्स यूज़ होते हैं और क्लास 2 में लाइसोसोम्स यूज़ होते हैं. अब हम फिर से उस स्टेटमेंट को देखते हैं और यहाँ पे वापस आए. यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला है क्लास 2 में प्रोटीन एंटीजन ऑन द साइटोसोल इज प्रोसेस बाय प्रोटियोसोम. तो क्लास 2 से नहीं, क्लास 1 से प्रोटियोसोम रिप्रेजेंट होता है, इसलिए 4th स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है.
In the class 1 pathway, extracellular protein antigen are endocyte into the vesicular process. क्लास 1 से एंडोसाइट होते हैं या क्लास 2 से एंडोसाइट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लास 2 में बाहर से एंटीजन आता है और फिर वो रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जो यहाँ कि क्लास 1 MSC पाथवे में एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन एंटीजन आर एंडोसाइट इनटू द वेसिकुलर प्रोसेस। सो क्लास 1 नहीं, क्लास 2। Class 1 pathway transport associated antigen processing protein is required for transporting process peptide and generate in the cytosol। So ये बिल्कुल करेक्ट है कि क्लास 1 में टैप मॉलिक्यूल यूज़ होता है, क्योंकि क्लास 1 में जो प्रोटीन होता है वो एंडोसाइट नहीं किया जाता, वो सेल के अंदर ऑलरेडी होता है, उसे प्रोसेस कर दिया जाता है और उसके बाद MSC 1 मॉलिक्यूल पे उस पर रिप्रेजेंट उसे अटैच कर दिया जाता है और फिर वो सेल के बाहर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है फॉर द CD8 सेल, राइट। सो टैप मॉलिक्यूल वहाँ पे उसे मदद करता है उस पर्टिकुलर MSC मॉलिक्यूल को दूसरे किसी भी एंटीजन से वो अटैच ना हो। अलॉन्ग विद दैट वो पेप्टाइड वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से अटैच होने के लिए टैप मॉलिक्यूल वहाँ पे उससे क्या करता है, मदद करता है। सो इसीलिए क्लास 1 पाथवे में टैप 1 प्रोटीन जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। Invariant chain in a ER is involved in transport of peptide and leading in class 1। सो क्लास 1 में इन्वेरिएंट चेन नहीं यूज़ होते, क्लास 2 में इन्वेरिएंट, क्योंकि क्लास 2 में जो प्रोटीन्स आते हैं वो बाहर से आते हैं और बाहर से जब तक प्रोटीन्स आते हैं तब तक MSC मॉलिक्यूल पे वो इन्वेरिएंट चेन अटैच होती है ताकि कोई भी अदर पेप्टाइड वहाँ पे अटैच ना हो, इसीलिए। सो इस तरह से अगर हम देखें तो इसे हम याद कैसे रख सकते हैं, तो याद रखने के लिए हमें ये याद रखना है कि क्लास 2 जो होती है, क्लास 2 में बाहर से प्रोटीन लाया जाता है और क्लास 1 के जो होते हैं वो ऑलरेडी सेल के अंदर ही प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसे ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं कि क्लास 1 के जो पीपल है, जैसे हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ, वो घर के हैं, राइट, घर के लोग हैं, इसीलिए वो अंदर के हैं और वो रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। सो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं कि क्लास 1 के जो पीपल है वो घर के ही है और क्लास 2 के जो पीपल है वो बाहर से आने वाले हैं। सो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि क्लास 1 जो है वो जो प्रोटीन है वो अंदर का ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और क्लास 2 जो है उसे बाहर से प्रोटीन ला दिया जाता है और फिर वो रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, दैट इज़ क्लास 1 इज़ एंडोजीनस पाथवे एंड क्लास 2 इज़ एक्सोजीनस पाथवे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो यहाँ पे है दैट इज़ प्रोटीन है, दैट इज़ घर के लोग, हम ऐसे याद रख सकते हैं। क्लास 1 दैट इज़ घर के लोग और क्लास 2 बाहर के लोग, दैट इज़ एंडोजीनस एक्सोजीनस प्रोटीन है जो एंडोसाइटोसिस करके अंदर लिए जाता है और फिर वो रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। सो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। सो इसलिए इसका जो आंसर है वो है सी, ठीक है। सो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग हाइब्रिडोमा सेल आर जनरेटेड बाय द फ्यूजन ऑफ, सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है जिससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हम इसे यूज़ करते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से आते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, एक क्वेश्चन आया था, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो हाइब्रिडोमा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो कौन से सेल का फ्यूजन करके हाइब्रिडोमा सेल्स बनाई जाती है, एग्जैक्टली कौन से एंजाइम्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, जो सेल्स हम ले रहे हैं उसमें कौन सा मॉडिफिकेशन हमने किया है, कौन से मीडिया में उसे हम यूज़ करते हैं या फिर मीडिया यूज़ करते हैं उसके ग्रो करने के लिए, उसके सिलेक्शंस के लिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमसे ये पूछा है सिंपली कि कौन से सेल हम यूज़ करते हैं हाइब्रिडोमा फॉर्मेशन में, तो बहुत सिंपल है, दैट इज़ टी सेल विद माइलोमा सेल, नहीं बी सेल विद माइलोमा सेल। ऑफकोर्स बी सेल हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना है और बी सेल ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। हम माइलोमा सेल इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहे, वो एपोप्टोसिस में ना जाकर कंटिन्यूसली अलाइव होकर हमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करके दे, इसीलिए हम बी सेल एंड माइलोमा सेल का फ्यूजन करते हैं ताकि हम हाइब्रिडोमा सेल को बना सकें। सो इसका आंसर हो जाएगा बी।
that is a B cell with myeloma cell. Which of the antibodies is first developed in bone marrow? So बोन मैरो में सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी फॉर्म होती है? अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें एक स्टेटमेंट वहाँ पे दिया था कि फर्स्ट एंटीबॉडी जो फॉर्म होती है वो होती है IgM. So IgM is the first antibodies that developed in a bone marrow after encounter of any antigen. So इसका आंसर हो जाएगा IgM. Which of the following statement is correct for immuno response is correct? So इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है with respect to immune response? That T cell activated by antigen presenting cell. Foreign particle is not presented to the helper T cell by class 1 MHC protein. Dendritic cell are professional antigen presenting cell. So यहाँ पे करेक्ट पूछा है. अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो टी सेल एक्टिवेट बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. सो ऑफकोर्स टी सेल अगर हम देखें तो टी सेल एंड TH सेल ये दोनों सेल्स MSC मॉलिक्यूल से एक्टिवेट होती है. दैट इज़ MSC मॉलिक्यूल जब एंटीजन को प्रेजेंट करता है तो सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से ही टी सेल एंड TH सेल एक्टिवेट होती है. सो पी स्टेटमेंट इज करेक्ट. सबसे सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि डेंड्राइटिक सेल आर प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि डेंड्राइटिक सेल एक प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है. अगर हम यहाँ देखें तो फॉरेन पेप्टाइड आर नॉट प्रेजेंटेड टू हेल्पर टी सेल बाय क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल. यहाँ पे नॉट प्रेजेंट टू बोला है. क्लास 2 अभी हम तो हमें ये पता है कि क्लास 1 जो है वो एंडोजिनस प्रोटीन को एक्सप्रेस करती है और क्लास 2 जो है वो एक्सोजिनस प्रोटीन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है. विद द हेल्प ऑफ CD4 एंड CD8 को वो राइट. सो CD8 हम कैसे याद रख रहे हैं कि C से 8 बन रहा है, इसीलिए जो TC सेल है वो जो रिकॉग्नाइज करती है दैट इज़ CD8 एंड TH सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करती है CD4 राइट. अब यहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा है कि फॉरेन पेप्टाइड इज़ नॉट रिप्रेजेंट टू हेल्पर टी सेल बाय क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल. अगर हम देखें तो क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल तो हेल्पर टी सेल को ही रिप्रेजेंट करता है और वो भी फॉरेन को ही करता है. क्यू स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. इसीलिए क्यू स्टेटमेंट अगर हम रॉन्ग करें तो P and R बोथ स्टेटमेंट इज़ राइट. सो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा A. अब आपको ये समझ में आया है कि फॉरेन पेप्टाइड मतलब एक्सोजेनस प्रोटीन. एक्सोजेनस प्रोटीन अगर हम कह रहे हैं तो हम MHC2 कहते हैं राइट. MHC2 अगर हम कह रहे हैं तो MHC2 जो है वो TH सेल को पेप्टाइड रिप्रेजेंट करता है और यही यहाँ पे बोला है कि नहीं कर रहा है, नॉट रिप्रेजेंट ये गलत है, प्रेजेंट करता है. इसीलिए क्यू स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग एंड P and R इज़ राइट. आई होप आपको ये समझ में आया है. आगे बढ़ते हैं. फैक्ट अबाउट हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन. सो हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है ये पूछा है. दैट हाइब्रिडोमा सेल यूज है हाइपोक्सांथिन एंड थायमिडीन. यस, हाइब्रिडोमा सेल्स को ग्रो करने के लिए हम हाइपोक्सांथिन एंड थायमिडीन यूज़ करते हैं. DNA synthesis in myeloma cell is blocked by aminophthrin. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. हाइब्रिडोमा सेल इज मेड टू प्रोड्यूस ए पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज. सो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हम हाइब्रिडोमा सेल प्रोडक्शन जो यूज़ करते हैं वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन के लिए नहीं तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं. सो सी स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. Polyethylene glycol are used to fuse a myeloma cell and B cell. So most commonly वो फ्यूजन ईजी हो इसीलिए हम पॉलीथीन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं जिससे हम माइलोमा सेल्स एंड बी सेल को फ्यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो इसका आंसर हो जाएगा C. दैट इज़ हाइब्रिडोमा सेल इज मेड टू प्रोड्यूस ए पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी. तो नहीं, हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करने के लिए हाइब्रिडोमा सेल को यूज़ करते हैं. CRISPR-Cas9 सिस्टम इज एसोसिएटेड विद. सो CRISPR-Cas9 वो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ हो गई है. दैट इज CRISPR-Cas9 एसोसिएटेड विद अडेप्टिव इम्यूनिटी ऑफ यूकैरियोट, अडेप्टिव इम्यूनिटी ऑफ प्रोकैरियोट, इनेट इम्यूनिटी ऑफ यूकैरियोट और इनेट इम्यूनिटी ऑफ प्रोकैरियोट. सो CRISPR-Cas9 पहले तो ये प्रोकैरियोट्स के रिलेटेड है, यूकैरियोट्स के नहीं, इसलिए पहले यूकैरियोट्स को एलिमिनेट कर देना. अब बात जाता है कि वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है या अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है.
सो CRISPR-Cas9 एक एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है प्रोकैरियोट्स के। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे अंदर किसी भी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया तो हमारे पास मेमोरीज होती है, हम हमारी मेमोरी सेल्स उसकी एंटीबॉडीज़ फॉर्म करके रखते हैं, राइट। तो सेम वे जब बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरियोफाज जब बैक्टीरियाज में एंटर करते हैं तो उस बैक्टीरिया का पर्टिकुलर डीएनए का छोटा सा टुकड़ा वो अपने पास रख के रखते हैं, और कभी अगली बार वैसे बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के अंदर एंटर करे तो वो उस पर अटैक करने के लिए उस पर्टिकुलर डीएनए का यूज़ करते हैं। द सेम वे CRISPR-Cas9 जो होती है वो एक अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, और जो प्रोकैरियोट्स दैट इज़ बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं। सो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ अडेप्टिव इम्यूनिटी इन प्रोकैरियोट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछा है। यहाँ पे कुछ डिसीज़ के नाम दिए गए हैं और वो किसके रिलेटेड है ये पूछा एक्चुअली। अगर हम देखें तो सबसे सिंपल हमें ये लग रहा है कि डायबिटीज़ जो है वो पैंक्रियाज के रिलेटेड होगा, दैट इज़ क्यू का सेकेंड होगा, जो कि ए सी एंड डी में है, बी में नहीं है, तो बी को हम कट कर देंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रेविस जो होता है वो थायराइड में होता है। सो ग्रेविस का हो जाएगा 4, दैट इज़ एस का हो जाएगा 4, सिर्फ फर्स्ट में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगर हम बाकी को देखें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ कोर्स मसल्स में होते हैं, एंड हाशिमोटो जो है दैट इज़ ब्रेन के रिलेटेड, इसीलिए पी का 1, क्यू का 2, आर का 3 एंड एस का 4, दैट इज आंसर इज ए। सो सिंपली इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। अगर हम आगे बढ़े, दैट इज़ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, ये भी एक हाइपर सेंसिटिविटी का पार्ट है। डिसीजेस ये है कि वो किस पर्टिकुलर हाइपर सेंसिटिविटी के अंडर आते हैं, राइट। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये है, और मल्टीपल डिसीजेस यहाँ पे दिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो टाइप 1 में यहाँ पे एलर्जीज़ है, लाइक एलर्जीज़ ऑफ सीजनल है फीवर, फूड एलर्जीज़, ड्रग एलर्जीज़। सो एलर्जीज़ में मोस्ट कॉमनली क्या आते हैं, लाइक बी वेनम एंड एवरीथिंग दैट इज़ कम इन हाइपर सेंसिटिविटी 1। अगर हम सेकेंड देखें दैट इज़ हीमोलिटिक डिसीजेस ऑफ न्यूबॉर्न। सो हीमोलिटिक डिसीजेज जो होती है वो टाइप 2 में आती है सिमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। सो सिमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस अर्थराइटिस जो चीज़ें हैं वो थर्ड में आती है, और उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, ये सारे जो है वो टाइप 4 में आते हैं। अगर हमने हमारा क्वेश्चन देखा तो हमारे क्वेश्चन में उसके बाद अगर हम सेकेंड देखें दैट इज़ इरिथ्रोपैटिस फिटालिस, दैट इज़ सेकेंड का क्यू का आ जाएगा 1, जो कि डी में है और बी में है, राइट। अगर हम थर्ड का देखें तो थर्ड में आ जाएगा सिमेटिक ल्यूपस, ठीक है, और फोर्थ में अगर हम देखें तो फोर्थ में आ जाएगा ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन। सो इसीलिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी, ठीक है। सो आपको वो चार्ट दिखाया है, वो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से एंटीबॉडीज़ उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो आपको याद रखना है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चन है 2021 तक जो गेट के आए थे, वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए हैं, अच्छे लग रहे हैं, और ऐसे वीडियोज़ अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। Thank you so much for watching this videos guys. Keep learning. All the best.